हेलो दोस्तों, एमटीएनएट डिफेंस स्टडीज के मॉक टेस्ट संख्या 26 में आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूक्रेन या ऑप्शन डी यमन। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, रूस को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को विश्व निकाय की प्रमुख मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट मिले। कितने वोट मिले? तो 93 वोट मिले पक्ष में, जबकि 24 देशों ने वोट नहीं दिए। कितने देशों ने? 24 देशों ने वोट नहीं दिए और भारत सहित 58 देशों ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया। कितने देशों ने? तो 58 देशों ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया। 24 देशों ने वोट नहीं दिया और इसके पक्ष में वोट दिए, 93 अमेरिका के पक्ष में। मानवाधिकार परिषद कहाँ स्थित है? तो मानवाधिकार परिषद जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? तो जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किस पड़ोसी देश में गृह युद्ध का संकट झेल रहा है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भूटान। भारत के किस पड़ोसी देश में गृह युद्ध का संकट झेल रहा है? तो यह है आपका ऑप्शन ए म्यांमार। म्यांमार गृह युद्ध का संकट वर्तमान में झेल रहा है। फरवरी 2021 में सेना ने तख्ता पलट किया। आंग सान सू की और अन्य निर्वाचित नेताओं को हिरासत में ले लिया। म्यांमार की सेना और मिजोरम से लगे पश्चिमी चीन राज्य में लोकतंत्र समर्थक मिलिशिया के बीच तीव्र गोलीबारी के बाद म्यांमार के 1500 नागरिकों ने मिजोरम के चम्फाई जिले में शरण ली। किस जिले में? तो चम्फाई जिले में शरण ली। गृह युद्ध क्या है? गृह युद्ध एक ही देश या राष्ट्र के भीतर संगठित समूहों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष है। इसमें दो अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक या वैचारिक मत वाले गुटों या समूहों के बीच सशस्त्र टकराव शामिल है, जो देश के शासन क्षेत्र या संसाधनों पर नियंत्रण या प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। इसी को गृह युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। भारत चीन सीमा संघर्ष की पहचान कीजिए। गलवान घाटी समझौता का गलवान पर संघर्ष का हुआ तो यह होता 2020 में। डोकलाम पर संघर्ष का हुआ तो 2017 में। डेमचौक पर संघर्ष का हुआ तो यह होता 2014 में और देपसांग पर संघर्ष का हुआ तो यह हुआ था आपका 2015 में। क्वेश्चन नंबर 4। ब्रू-रियांग पूर्वोत्तर भारत का एक स्वदेशी समुदाय है जो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ब्रू-रियांग पूर्वोत्तर भारत का एक स्वदेशी समुदाय है जो किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित आपका त्रिपुरा से, मिजोरम से और असम से। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी। त्रिपुरा में उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में पहचाना जाता है। त्रिपुरा में कमजोर जनजाति समूह के रूप में पहचाना जाता है।
जनवरी 2020 में केंद्र सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार तथा ब्रूरियांग के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया। कब? 2020 में। क्वेश्चन नंबर 5, सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन ए विश्व राजनीति में यथार्थ स्थिति की शक्ति संतुलन का परिणाम है। कारण आर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य प्राथमिक अभिकर्ता है। अभिकथन कर रहा है कि विश्व राजनीति में यथास्थिति में शक्ति संतुलन का परिणाम है। ये बात तो सत्य है। कारण क्या कर रहा है? कारण कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य प्राथमिक अभिकर्ता है। ये भी सत्य है। और इसका सही व्याख्या कर रहा है और ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोनों सत्य है और एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और सऊदी अरब संबंधों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए जनवरी 2006 में रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन बी दोनों ने अक्टूबर 2019 में सामरिक भागीदारी परिषद पर की स्थापना किए। ऑप्शन सी दोनों ने अगस्त 2015 में व्यापक रणनीतिक भागीदारी में है। ऑप्शन डी दोनों ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर जुलाई 2010 में किए। सऊदी अरब और भारत के संबंधों की पहचान करना है। भारत और सऊदी अरब संबंधों की पहचान करना है, तो क्या कर रहा है? ए जनवरी 2006 में रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। यह सत्य है। और बी क्या कर रहा है कि दोनों ने अक्टूबर 2019 में सामरिक भागीदारी परिषद की स्थापना की। यह भी सत्य है। ऑप्शन बी भी सत्य है। ऑप्शन सी कह रहे दोनों ने अगस्त 2015 में व्यापक रणनीतिक भागीदारी में है। अगस्त 2015 से व्यापक रणनीतिक भागीदारी में है, तो यह यूएई के साथ में है। भारत यूएई के साथ में भारत है रणनीतिक व्यापक रणनीतिक भागीदारी में है अगस्त 2015 से भारत। और ऑप्शन बी क्या कर रहा है? तो दोनों ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर जुलाई 2020 में किया है, तो यह प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर भारत और ईरान के बीच में हुआ था। अतः ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित संस्थानों की कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी इब्सा, ऑप्शन सी G7 या ऑप्शन डी G20। निम्नलिखित संस्थानों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इब्सा कब हुआ था? तो इब्सा हुआ था आपका 2003 में। G20 कब आया था? G20 आया था 1999 में। G7 कब आया था? G7 आया था 1975 में। और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कब आया था? तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक आया था 2014 में। तो इसका सही कालक्रमानुसार हो जाएगा सी, डी, बी और ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विदेश नीति का कौन सा निर्धारक भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने का कारण नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति, ऑप्शन सी भारत का इतिहास और परंपरा, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्र
की विचारधारा, भारतीय राष्ट्र की विचारधारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 का सी, भारत का इतिहास और परंपरा। भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने के पीछे उत्तरवादी कारक रहे हैं। आर्थिक कारक, सामाजिक, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति और भारतीय राष्ट्र की विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश द्वारा स्लाइसिंग रणनीति का प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी यूक्रेन। सलामी स्लाइसिंग रणनीति का उपयोग किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका ऑप्शन ए चीन द्वारा। सलामी स्लाइसिंग फूट डालो और जीतो की रणनीति से संदर्भित है, जहां विरोध पर काबू पाने और नए क्षेत्र पर अधिग्रहण करने के लिए इस रणनीति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 24 फरवरी 2020 को, ऑप्शन बी 24 फरवरी 2022 को, ऑप्शन सी 7 अक्टूबर 2023 को या ऑप्शन डी मार्च 1991 को। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 24 फरवरी 2022 को, ऑप्शन बी। रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण कब किया? तो 24 फरवरी 2022 को। आर्थिक कारण, रूस ने यूक्रेन के आर्थिक महत्व को देखते हुए यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में यूक्रेन की सदस्यता मांगी, जो मुक्त व्यापार समझौता है जो 2015 में अस्तित्व में आई थी। यूक्रेन ने इस समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया। दूसरा कारण है भू राजनीतिक और सामरिक महत्व। रूस का दावा है कि नाटो द्वारा पूर्व की ओर विस्तार, जिसे वे विस्तार कहते हैं, रूस के हितों को धमकी दी है और नाटो ने लिखित सुरक्षा गारंटी मांगी है। नाटो से लिखित सुरक्षा गारंटी मांगी है। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने रूस की इंटरमीडिएट कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का मुकाबला करने के लिए पोलैंड और चेक गणराज्य जैसे देशों में पूर्वी यूरोप में मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है। यही कारण है कि रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 11, सही उत्तर की पहचान कीजिए। अभिकथन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, यह सत्य है। तर्क आर, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है, यह भी सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, संगठन में संघर्ष समाधान के लिए पार्कर फोलेट ने निम्न में से कौन से मार्ग सुझाए हैं? ऑप्शन ए आधिपत्य, ऑप्शन बी समझौता, ऑप्शन सी समर्पण या ऑप्शन डी एकीकरण। संगठन में संघर्ष समाधान के लिए पार्कर फोलेट ने कौन से मार्ग सुझाए हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, आधिपत्य का, समझौते का और एकीकरण का मार्ग सुझाया है।
मेरी पार्कर फॉलेट ने परंपरागत उपागम तथा व्यवहारवादी मानव उपागम के मध्य सेतु का निर्माण किया है। उनका मानना है कि संगठन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण विवाद होते रहते हैं। विवाद हमेशा बेकार या हानिकारक नहीं होते हैं, अतः इसके समाधान के लिए फॉलेट ने आधिपत्य, समझौता और एकीकरण का मार्ग सुझाया है। क्वेश्चन नंबर 13, पराश्रित की अवधारणा 1960 के दशक में निम्न में से विकसित हुई थी। ऑप्शन ए यूरोप में, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया या ऑप्शन डी लैटिन अमेरिका। पराश्रित की अवधारणा 1960 के दशक में किसमें से विकसित हुई थी? यह विकसित हुई थी आपका ऑप्शन डी लैटिन अमेरिका में। पराश्रित सिद्धांत की उत्पत्ति 1950-1960 के दशक में लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की निदेशक राउल प्रविश्य तथा उसके सहयोगियों के तत्वाधान में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, एटम्स फॉर पीस निशस्त्रीकरण योजना विश्व के किस नेता ने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी खुर्शीद, ऑप्शन सी आइजनहावर या ऑप्शन डी जॉन कैनेडी। एटम फॉर पीस निशस्त्रीकरण योजना विश्व के किस नेता ने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी आइजनहावर। 1953 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपनी पुस्तक शांति योजना के लिए परमाणु में यह प्रस्ताव रखा कि विश्वमंडलीय सामग्री का अंतर्राष्ट्रीय कोष स्थापित किए जाए और उसका प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन की संकल्पना का उदय हुआ? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी वुडरो विल्सन, ऑप्शन सी ट्रूमैन या ऑप्शन डी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय का किसके विचारों से हुआ? तो यह था ऑप्शन बी वुडरो विल्सन। और यूएनओ की संकल्पना का किसके हुआ था? तो यह हुआ था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्र संघ की संकल्पना के उदय का श्रेय वुडरो विल्सन को दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। हालांकि यह संगठन भी अपने उद्देश्यों पर खरा नहीं उतरा और इसकी असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण द्वितीय विश्व युद्ध का होना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विचारक का कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन ही है? ऑप्शन ए मॉर्गनथाउ, ऑप्शन बी फ्रेडरिक ग्रास, ऑप्शन सी स्प्राउट या ऑप्शन डी के.डब्ल्यू. थॉमसन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन ही है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका फ्रेडरिक ग्रास का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का सीधा संबंध राज्य प्रणाली से जोड़ा है? ऑप्शन ए पाल्मर पार्किंस, ऑप्शन बी क्विंसी राइट, ऑप्शन सी स्लीचर या ऑप्शन डी जॉन फॉस्टर डुलेस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का सीधा संबंध राज्य प्रणाली से जोड़ा जाता है। किसके साथ यह जोड़ा जाता है? आपका पाल्मर और पार्किंस के साथ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीन आवश्यक तत्व होते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय हित, ऑप्शन बी संघर्ष, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीन आवश्यक तत्व होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होते हैं। राष्ट्रीय हित होता है उद्देश्य, संघर्ष होता है स्थिति विशेष है। स्थिति विशेष है। और शक्ति क्या है? तो शक्ति है आपका उद्देश्य प्राप्ति का साधन। उद्देश्य प्राप्ति का साधन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीन आवश्यक तत्व है। राष्ट्रीय हित, संघर्ष, शक्ति। राष्ट्रीय हित होता है उद्देश्य, संघर्ष होता है स्थिति विशेष और शक्ति होता है उद्देश्य प्राप्ति का साधन। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए क्लासविटस, ऑप्शन बी मॉर्गनथाउ, ऑप्शन सी जेप्सी फुलर या ऑप्शन डी मैकियावेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है आपका मॉर्गनथाउ को। ऑप्शन बी। मॉर्गनथाउ की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटी एमंग नेशन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद अनुमान और तर्क पर आधारित है। यह दृष्टिकोण सुरक्षा तथा शक्ति तत्वों पर विशेष बल देता है। इस विचारक का यह आधार है कि व्यक्ति में ऐसा विश्वास होता है कि दूसरे लोगों को उनको नष्ट करने के चक्कर में रहते हैं, अतः अपनी सुरक्षा के लिए उसे दूसरों को मार डालने के लिए सजग और तत्पर रहना चाहिए। यथार्थवादी अनुमान और तर्क पर आधारित होता है। किस पे? अनुमान और तर्क पर। तर्क पर आधारित होता है यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 20, यह किसका कथन है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है? यह किसका कथन है कि अंतर्राष्ट्र राष्ट्रों के लिए मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है? ऑप्शन ए मॉर्गनथाउ, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी जेमिनी या ऑप्शन डी एटिमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मॉर्गनथाउ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है? ऑप्शन ए गुणात्मक निशस्त्रीकरण, ऑप्शन बी मात्रात्मक निशस्त्रीकरण, ऑप्शन सी सामान्य निशस्त्रीकरण या ऑप्शन डी व्यापक निशस्त्रीकरण। तो पूर्ण निशस्त्रीकरण किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका व्यापक निशस्त्रीकरण को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यापक निशस्त्रीकरण को पूर्ण निशस्त्रीकरण कहा जाता है। पूर्ण या व्यापक निशस्त्रीकरण से आशय एक ऐसी विश्व व्यवस्था से है जिसमें युद्ध करने के सारे मानवीय और भौतिक साधन समाप्त कर दिए जाए। आपके लिए एक क्वेश्चन,
आपके लिए क्वेश्चन है, नसीम और बशर संघ अभ्यास किस देश के बीच होता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। जिसका सही होगा मैं उस पर हाथ दे दूंगा। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।